नमस्ते मेहरा साहब, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं आर्यन जी? थैंक यू फॉर कमिंग। मैं तो बिल्कुल बढ़िया अरे सर। यार, ये आपका ना अब स्टैचर ऐसा हो गया कि आई हैव टू थैंक यू फॉर अरे सर, अलाउइंग मी टू कम। अरे सर, यू आर टू जनरस। तो सर, ये अतुल सुभाष वाले केस पे हम डिस्कशन करना चाह रहे थे। और बहुत ही ट्रेजिक केस है और बहुत सारी लेयर्स है। मतलब मैं जब उसका वीडियो देख रहा था एंड उसके नोट्स और वो सब जो आया है कि लास्ट डे का क्या टास्क है और क्या उसको भी मार्क कर रहे हैं वो। मतलब इट्स सो ट्रेजिक कि इतना लॉजिकल बंदा, इतना डिसिप्लिन्ड। मतलब हम भी नहीं करते कि यार इतना मेटिकुलसली वो चीज़ें कर रहा है हर चीज़ को। तो इतना लॉजिकल बंदा कैसे ये स्टेप ले सकता है? और ऐसे ऐसे केसेस जब से ये आया है तो बहुत सारे लोगों ने पोस्ट करना शुरू किया है कि वी हैव बीन आल्सो गोइंग थ्रू द सेम। इतना बड़ा केस हो गया है ये, तो आई होप कि कुछ चेंज इससे आए। बट हम आज बात करेंगे कि कहाँ दिक्कत क्या है असलियत में। तीन चीज़ें मैं देखता हूँ कि एक तो लॉज के एंड पे क्या असिमेट्रीज हैं, वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, या कोर्ट्स में दूसरा कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे क्या करप्शन हो रहा है, क्योंकि इस केस से वो भी बहुत बाहर निकल के आया है। एंड तीसरा कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस कि जो लोग देख रहे हैं, जो शादी करना चाह रहे हैं या जो शादी कर चुके हैं, उनके लिए क्या प्रैक्टिकल एडवाइस एक एज अ लॉयर आप दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द लॉज। आपके हिसाब से लॉज में क्या प्रॉब्लम है व्हेन वी डिस्कस दीज रिलेटेड मैटर्स? देखो आर्यन, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट विद यू, देर इज नॉट दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम विद द लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग। जस्ट थोड़ा बेयर विद मी फॉर मिनट। जैसे हम लोग कहते रहते हैं ना कि ये सारे कानून जो है ये औरतों के ही बेनिफिट के लिए बने हैं। इसका बेसिक जो मीनिंग निकलता, अर्थ निकलता, वो यही है कि आप अगर डोमेस्टिक वायलेंस की लेजिस्लेशन देख लें तो उसमें जो कंप्लेनेंट है वो सिर्फ औरत हो सकती है। ठीक है। आ, वही बिहेवियर अगर किसी आदमी के साथ हो तो उसकी जो रेमेडीज होंगी वो क्रिमिनल लॉ के अंडर होंगी या कहीं और होंगी। ये स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर किस्म की रेमेडी है वो नहीं मिलेगी। सेकंड, क्रूल्टी जो होती है वो भी हस्बैंड वाइफ में ही डिफाइन होती है, तो वो भी सिर्फ वाइफ की तरफ डायरेक्टेड है 498A। डाउरी ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन। पर ये चीजें आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत है कि ये सिर्फ औरतों के लिए है, क्योंकि सोसाइटी की रियलिटी ये थी, ये चीजें औरतें ही सफर करती थी। आज भी रियल रियलिटी तो यही रहती है। ये जो केस आपने बताया अभी, ये एक अकेला केस नहीं है। बहुत सुसाइड्स हो चुके हैं। मैं आपको ये बता दूं, लेकिन दोनों साइड पे हो रहा है। सो लीगल साइड पे हम लोगों को एज एज सप्लायर्स ऑफ जस्टिस, मैं लॉयर हूं, जजेस हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, हमें समझना पड़ेगा कि कोई खुश नहीं है सिचुएशन से। एज इट इज कि ये डिवोर्स की जब बात आती है, इमोशनली चार्ज सिचुएशन है। मतलब कोई ट्रॉमेटिक होता है यार। आप जाना भी, निकलना भी चाहे शादी से, फिर भी ट्रॉमेटिक होता है कि आप यहां तक पहुंचे कैसे, बिल्कुल। इस स्टेज तक पहुंचे कैसे। उसके बाद आके लीगल सिस्टम आपको रदेड़ देता है बिल्कुल। राइट। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले जरा 498A आया, वो इंट्रोड्यूस स्पेसिफिकली हुआ। जो 498A की क्रूअल्टी है ना, वो बहुत नैरो डेफिनेशन एक्चुअली, क्योंकि वो क्रिमिनल लॉ की, उसमें क्रूअल्टी और हरासमेंट और उस टाइप की जो बातें हैं, जो वो डेफिनेशनल टर्म्स हैं, वो एक प्रॉपर्टी के डिमांड से लिंक्ड है। राइट। तो इसमें ब्राइट बर्निंग भी आता था। दैट वाज वन ऑफ द ऑब्जर्व्ड फीचर्स एक्सेट्रा। तो 498 की जब पहले इंट्रोडक्शन हुई 98 99 के करीब, पहले 10 साल ये ऑटोमेटिक अरेस्ट होता था। राइट। और सबका नाम डाल दिया जाता था एफआईआर में। वो एक प्रथा बन गई, वो एक टैक्टिक बन गया वकीलों का। और 2010 9-10 के करीब सुप्रीम कोर्ट बेसिकली पुट इट्स फुट डाउन। दो चीजें हुई दिल्ली में फॉर एग्जांपल, और हर शहर में ये है कि 498A के एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के बाद कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी चाहत से अरेस्ट नहीं कर सकता। उसे पहले एक सीनियर ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ेगी, जनरली डीएसपी। ठीक है। तभी वो पहले तो एफआईआर रजिस्टर होता है और उसके बाद अरेस्ट की परमिशन दी जाती है। वैसे तो कोई अरेस्ट की परमिशन ही नहीं होती है। तो आजकल अगर 498 का एफआईआर आ भी जाए और आप एंटिसिपेटरी बेल में जाए, तो पहले तो कोर्ट पूछती है कि आपका एंटिसिपेशन अरेस्ट का है क्यों। शुड बी नो एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट। राइट। अरेस्ट की परमिशन जनरली उन केसेस में दी जा रही है जहां पे फिजिकल वायलेंस का इमीडिएट प्रूफ है, और काफी केसेस होते हैं ऐसे। हमें उस टाइप के केस की तो कोई चिंता ही नहीं, बिकॉज वहां पे तो क्लियर गलती है, तो हम वी आर नॉट कंसर्न। अगर वहां पे कोई सफर कर रहा है, कोई अरेस्ट हो रहा है, वो दे डिजर्व इट,
तो वो तो साइड पे कर देते हैं। लेकिन वैसे मैं आपको कह रहा था एक प्रथा बन गई रे। अब उसमें एक लेयरिंग आ जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस आप तब भी डाल सकते हैं जब आप शादी में हैं, डिवोर्स नहीं हुआ है ना, डिवोर्स चाहते हैं, लेकिन आपके साथ कुछ किस्म का वायलेंस हो रहा है, उसको रेमेडी करने के लिए आप डाल सकते हैं। जो उसकी स्टैट्यूट की लैंग्वेज है वो अगर कॉमन मैन पढ़े तो बहुत ब्रॉड लगती है, पर यही तो काम होता है वकीलों का और जजेस का कि इसको जो प्रैक्टिकल, अब ये नहीं हो सकता ना कि आपकी 2 बार लड़ाई हो गई, झड़प हो गई, थोड़ी बहुत मारपीट भी नहीं हुई, झड़प हो गई और इसको मैं डोमेस्टिक वायलेंस कह दूं, क्योंकि ये वन वे स्ट्रीट तो होती नहीं है, हस्बैंड वाइफ हैं, अनबन तो थोड़ी बहुत चलती रहती है। तो यू हैव टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश दीज थिंग्स, इन चीज़ों को अलग अलग करना पड़ता है। तो वो जूरिस्प्रूडेंस बढ़ती जा रही है, बेटर हो रही है, शार्पर हो रही है, कोई डाउट नहीं है उसमें। मेन प्रॉब्लम कम्स, जो हमारा डिवोर्स का हिंदू लॉ में सिस्टम है, इनफैक्ट अंडर ऑल आवर लॉज, वो फॉल्ट सेंट्रिक है। फॉल्ट सेंट्रिक का ये मतलब है कि स्टेट ने ये लीगल पॉलिसी बनाई है कि हम चाहते हैं कि लोग विवाहित रहें, ठीक है। तो अगर आपने शादी तोड़नी है तो आपके पास कोई बहुत बड़ा कॉज होना चाहिए अपने स्पाउस के खिलाफ। ये क्रूअल्टी हो सकता है, अडल्ट्री हो सकता है, डिजर्शन हो सकता है, मेंटल अनसाउंडनेस हो सकता है, कन्वर्जन आउट ऑफ योर रिलीजन हो सकता है, कई, बट फॉल्ट बेस्ड। और पहले 1 साल के लिए तो किसी को कोई अलाउड ही नहीं, इस टाइप का रूल होता, राइट ना। फॉल्ट सेंट्रिक में प्रॉब्लम क्या आती है कि अब आप उस टाइप की शादी में जहां आप बस निकलना चाहते हैं एक दूसरे से, तो ठीक है आपके बीच में झड़पें हुई हैं, पर वो क्रूअल्टी तक नहीं पहुंच पा रही हैं, फिर आप इन्हांस करोगे ही करोगे। और क्रूअल्टी की लैंग्वेज सेम लैंग्वेज है जो 498A में है, तो वकील ट्रैक करने लगते हैं इन चीज़ों को। तो कंप्लेंट तो एक ही बननी है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस की हो, कहानी तो आप एक ही बनाओगे ना यार। तो आपको कहानी ऐसी बनानी है कि वो 498A भी कवर करे, डिवोर्स भी कवर करे, डोमेस्टिक वायलेंस भी कवर करे। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर हम मान लीजिए कोई कपल है, हाँ। और वो बहुत खुशी से अलग होना चाहते हैं कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, राइट, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो मतलब है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। एग्जांपल जो आपने दिया वो पॉसिबल है, क्योंकि वो है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स, ओके, वो दोनों एक साथ निकलना है। पर व्हाट इफ वन पर्सन वांट्स टू लीव, करेक्ट, ओके, उसका जो टेक्निकल टर्म होता है उसे कहते हैं इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। वो ग्राउंड आज तक हमारे मैरिटल लॉज में लाया नहीं गया। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने 10 जजमेंट्स दे दिए हैं कि इसे लाओ। सुप्रीम कोर्ट के पास कितने, मैं आपको केसेस दिखा सकता हूं, एंड आई एम सॉरी अरेहन, मैं व्हेन आई से कितने केसेस मैं बोल रहा हूं, 50 तो मतलब कहीं नहीं गए। 20 25 साल डिवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है। आपने 20s या 30s में शुरू करी, 50s में जाके खत्म हो रही है, आप क्या शादी करोगे यार? आप जिंदगी पूरी इसमें वेस्ट हो गई। एंड यू कैन नॉट रीमैरी टिल ए डिवोर्स प्रोसीडिंग इज फाइनल। तो इसका फंडामेंटल रीजन ये है कि भारतीय स्टेट जो है वो चाहते हैं कि आप शादीशुदा रहें। शादी तोड़ना आसान नहीं होना चाहिए, हाँ, विच इज ऑनरेबल गोल, बट जिस तरीके से इम्प्रैक्टिकल ना। That's right. That's right. You see, ये ऑनरेबल तब था जब, पर्टिकुलरली जब, हालांकि अभी भी वो प्रॉब्लम है, जो मेल फीमेल इनकम एसिमेट्री थी ना वो बहुत ज्यादा थी। तो अगर इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन एक पार्टी के इंसिस्टेंस पे आप दे देते, मेन कुड हैव केप्ट जंपिंग एंड वुमेन वुड हैव बीन डेस्टिट्यूट, राइट? That problem is slowly alleviating. I just saw a statistic the other day. One of the achievements of the Modi government has been कि पिछले 10 साल में women below the poverty line, I can't verify the accuracy of the statistic, but it's certainly something that I read. 25.8% women in India used to be below the poverty line in around 2011-12. That number is now down to 0.8. Now, a lot of that must be these direct transfers that are happening, etc. But there is more participation in the workforce. Even then, Indian participation numbers for women in the workforce is actually quite low. बिल्कुल not sufficient enough. तो आप इसको ना एक तरीके से एनालाइज कीजिए कि एक प्रॉब्लम आ गई, आपने फॉल्ट का बेसिस बना दिया। फॉल्ट के बेसिस के लिए अब आपको कहानियां बड़ी बड़ी बनानी पड़ेंगी। तो ये रोज मुझे मारते थे, ये करते थे, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जो केसेस मैंने देखे हुए हैं, लिटरली FIR का ना, अगर मैं उसको एक होलिस्टिक वे से देखूं, उसमें ये बोला जा रहा है कि इनका ना एक पारिवारिक स्पॉट बन गया था कि शाम को आएंगे, बोतलें ही खुलेंगी और मेरी पिटाई लगेगी।
मतलब ये what are you trying to you are otherwise independent, you are free, you are working, you are earning, you are out of the house all day long. एंड ये वेल टू डू फैमिलीज में भी आपने ये पैटर्न देखा है? Brother, upper middle class, Upper middle class. upper middle class, upper middle class. So एक तो प्रॉब्लम ये क्लियरली, Right? This is यहाँ पे। one. Now, the second is, मैं आपसे पूछता हूं, 3 करोड़ क्यों मांगे जाते हैं? क्यों मांगे जाते हैं वो मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली जिस तरीके से इंडियन लॉ डिफाइंड है, मेरा ये मानना है कि मैट्रिमोनियल लॉज में औरतों का बहुत डिसएडवांटेज है, क्योंकि डिवोर्स पे आप योर ओनली क्लेम इज एक्चुअली समथिंग कॉल्ड मेंटेनेंस और एलिमनी, राइट? आप हाउसवाइफ हूं, आपने घर चलाया, 10 साल चलाया, 12 साल चलाया, जो भी आपकी शादी रही है, ठीक है, और आप उसकी वजह से आपका हस्बैंड चैन से काम कर रहा है, कमा रहा है, प्रॉपर्टीज बना रहा है, पर वो अपने नाम पे ले रहा है, आपका कोई हक ही नहीं माना जा रहा। ये तो हो नहीं सकता ना कि आपके बिना वो ऐसा कर सकता था, उसको घर भी चलाना था, अगर उसने वो सब करना था तो आपकी भी एक मेहनत है उसमें, पर वो रिकग्नाइज नहीं है, क्योंकि वो टाइटल डीड में रिकग्नाइज नहीं है और डिवोर्स के लॉ में भी रिकग्नाइज नहीं है, तो आपका राइट सिर्फ मेंटेनेंस का है। तो अतुल का ही केस ले लीजिए, मैं ये मानता हूं और उसका वकील भी ये मानता होगा कि ठीक है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कर दिया जज ने, 84,000 उसकी मंथली इनकम आमदनी मानी जा रही थी और 40,000 का मेंटेनेंस ऑर्डर है, गलत है, थोड़ा ज्यादा है, मैं भी मानता हूं, एक अपील लड़ती सुधर जाता मामला, पर उस 40,000 के अलावा उस पर और कोई कॉस्ट तो लगी नहीं है। और 40,000 किसके लिए? एक वाइफ के लिए, एक चाइल्ड के लिए, कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस। व्हाट आर वी लुकिंग एट? वी लुकिंग एट 4 to 5 lakhs a year। मतलब तो उसको आप एक्सट्रैपोलेट भी कर दो, क्या मिलेगा आपको ओवर द कोर्स ऑफ क्या पीरियड, और एंड इफ यू रीमैरी वो भी खत्म, वो भी बंद। अच्छा, हाँ हाँ, बिकॉज द मोमेंट यू रीमैरी आपका मैन और वुमन? वुमन, अच्छा, द रिसीवर, because the moment you remarry, the obligation of maintenance now falls to your husband. That's the new husband. So that's the logic, right? So आपने न्यूमेरिकली सप्रेस करके रखा हुआ है जो मिल सकता है। अब वो अलग बात है कि मेरे हिसाब से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कई चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो इसको एनहांस करने के लिए, जो भी है उसको छोड़ दो एक साइड। तो अगर मैं FIR ना लगाऊं, साथ में DV कंप्लेंट ना लगाऊं, आजकल यही दोनों चाहिए होते हैं और कुछ यही नहीं होती है। चलो अब 125 CRPC होता था, वो 144 BNSS हो गया, वो भी लगा सकते हो, राइट? ये सब अगर मैं ना लगाऊं तो तब तक आप पे प्रेशर क्या है कि मेरे को एक रीजनेबल सेटलमेंट मिले जिसपे मैं अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकूं। आप इस टाइप के केस, अतुल सुभाष का केस आया तो लोग बिल्कुल सही कह रहे थे कि मर्दों के साथ भी गलत हो रहा है, कोई डाउट नहीं है, मैं पर औरतों के साथ भी बहुत गलत हो रहा है। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, किसी भी दिन आप साकेत कोर्ट आपके बिल्कुल पास में आप जाइए, महिला कोर्ट में खड़े होकर देखिए, औरतें बिलक रही होती हैं, कोई पैसे ही नहीं दे रहा। बिल्कुल, ठीक है, बहुत केस हैं सर, बहुत, राइट? और आपने महीने की क्या लगाई होगी उन पे मेंटेनेंस? 10,000, 12,000, 15,000, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है कि वो हो जाती है बैकडेटेड टू द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट, और आपकी कचहरियां 12, 14, 16 महीने तो डिसाइड ही नहीं कर रही होती हैं, तो एक बार में जब आता है वो अमाउंट बड़ा हो जाता है, सब्सटैंशियल अमाउंट हो जाता है, तो ये लोग देते नहीं है। फिर वो शुरू हो जाता है कि कंटेम्प्ट पिटिशन लगाओ, ये करो, वो करो। हाउ मच टाइम गेट्स वेस्टेड एंड एनर्जी गेट्स वेस्टेड ऑन व्हाट शुड बी अ सिंपल मॉनेटरी इशू विद अ फेयर सेटलमेंट। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है इसमें कि एलिमनी है, मेंटेनेंस है, क्या ये हम लॉ में कोडिफाई नहीं कर सकते, सम फॉर्मूला? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, दिस इज व्हाट आई वाज कमिंग टू। हमने फॉर्मूला ही नहीं ठीक बनाया हुआ है, हमने सब कुछ जजेस पे छोड़ा हुआ है। जजेस डू द बेस्ट दे कैन डू, और इसीलिए आपको कंफ्लिक्टिंग जजमेंट भी मिलेंगी। पर्सनल एरिया है यार, किसी को ज्यादा लगा ज्यादा दे दिया, किसी को कम लगा कम दे दिया, तब ये चीजें चलती रहती है ना। मैं तो ये कह रहा हूं एक तो होना चाहिए स्केल की ड्यूरेशन ऑफ मैरिज हो, 1 साल के अंडर हो अगर आप, तो मेंटेनेंस अलग है, या कोई मेंटेनेंस नहीं है, आप बस शेक हैंड्स एंड वॉक अवे फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरा वेक्टर होना चाहिए फॉल्ट बेस्ड भी जरूरी है। मारपीट अगर कर रहे हो और इसलिए औरत जा रही है तो उसके हक अलग होते हैं, ठीक है। एंड जो 10 साल से ज्यादा हो जाए शादी प्लस बच्चे हैं, यू हैव टू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस। यस,
मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है शादी का, उसमें कहीं ना कहीं वो थोड़ा डिफ़िकल्टी जो है, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि डाइवोर्स ना हो, वो डिफ़िकल्टी बढ़नी चाहिए। अगर आप शुरुआत में है मैरिज, तो दे शुड बी एबल टू वॉक दैट्स अवे, राइट, क्योंकि उस टाइम पे आपको दोबारा शादी करनी है, वो भी आसान होता है। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर किड्स ऑल्सो ना। इट तो इज वेरी वो भी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड मैं आपको बता दूं, इन टाइप के केसेस में जहां बच्चे होते हैं ना, बच्चों को तो वेपनाइज किया जाता है, हम्म, बच्चों का एक्सेस नहीं दिया जाता है। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत हर बड़ी प्रॉब्लम। हर कोई बताता है कि कोई भी जो ये लॉज है ना, इनमें कहीं पे भी ये नहीं है कि अगर ऐसा कुछ हुआ, डिवोर्स का हुआ, तो बच्चे की कस्टडी कैसे होगी, डिवाइड कैसे होगा, कहीं बिल्कुल है नहीं, लिखा कुछ है? नहीं है। कुछ नहीं है। मैं, द बेस्ट सजेशन आई कैन गिव इज पार्लियामेंट शुड कम आउट विद ए सैंपल मॉडल डिवोर्स एग्रीमेंट हम्म, विद किड्स, विदाउट किड्स। उसमें एक सैंपल सजेस्टिव कस्टडी बेसिस भी बना दो, हम्म, ठीक है, ताकि ये एक लॉ में चीज आ जाए। बिफोर यू गो टू अ लॉयर, आप एक्ट खोलो, आपको ही दिख रहा है क्या है, हम्म, और सिंपल लैंग्वेज में हो, हम्म, कोई हेयर टू फोर वेयर टू फोर करने की कोई जरूरत नहीं है, सादी भाषा में, बिल्कुल सादी भाषा में आप अपने आप से बैठ के देख सकते हो और खत्म कर सकते हो, ठीक है। फॉरेन में, particularly अमेरिका एंड सम ऑफ दीज वेस्टर्न, दे हैव अ वेरी गुड सिस्टम। आप और मैंने डिसाइड कर लिया हम डिवोर्स कर रहे हैं, आपने मैंने डिसाइड कर लिया कि ये होगा हमारा सेटलमेंट, ये प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, ये तुम्हें मिलेगा, ब्ला ब्ला व्हाटएवर, इट्स ऑल डन। हमने एक अग्रीमेंट बनाई, हमने साइन करी, हमने सिंपली रजिस्ट्री में जाके रजिस्टर करवा दिया। जैसे आप मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर करवाते हो, वैसे डिवोर्स रजिस्टर्ड, खत्म, कोई कचहरी जाने की जरूरत ही नहीं। हम्म। इवन इफ यू इन्वॉल्व, मतलब ये जब आप वकील भी करते हो, हाँ, तो वो आपस में डिस्कस करके बस हो खत्म, एक जाता है वो। अग्रीमेंट बन गई, आपने रजिस्टर करवा दी, आपने रजिस्टर हो गई, तो मतलब कोर्ट, मतलब स्टेट के पास रिकॉर्ड तो आ गया ना कि ये शादी डिसॉल्व हो चुकी है। हम्म, इससे ज्यादा क्या चाहिए स्टेट को? नहीं जी, डिक्री पास करवानी है, हम्म, तो आपने ट्रायल बना दिया, डिक्री इज इन अ ट्रायल, सूट में होती है, हम्म, सूट में होती है। आपने ये तो कह दिया है हर जगह कि मैट्रिमोनियल लॉज में ना स्ट्रिक्ट लॉज, स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस नहीं लगने चाहिए, पर जज तो वही है, उसकी फितरत तो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस की है। कभी कभी डिविएट कर जाएंगे, बट होता वही है। टेस्टिमनी होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, हम्म, ये चीजें खिंचती रहती हैं, खिंचती रहती हैं, खिंचती रहती हैं, बहुत ही इनकन्वीनियंट सिस्टम बन जाता हम्म, है। आप ये मान लीजिए कि डिले की वजह से जो अफ्लिक्शंस आपको ऑर्डिनरी इंडियन लीगल सिस्टम के सूट में दिखती हैं, जो हम सब जानते हैं कि 20-20 साल चलते हैं, ये होता है, वो होता है, तो ऑटोमेटिकली यहां भी आ गया ना यार, इसमें क्यों अलग होगा? हम्म, तो सेम थिंग, आपने क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बना दिया, आप उसको प्रूव करने के लिए बैठ गए, तो ये सब ड्रामे तो होंगे ही होंगे। बिल्कुल। इस पे आते हैं, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं लॉज की, कि लॉज में क्या क्या प्रॉब्लम है। और आपने जैसे बताया भाई, इसको मॉडल एक्ट आप तरीके से लेके आ सकते हो, मॉडल डिवोर्स एग्रीमेंट। हाँ। और उसी तरीके से एक और जो दुखती रग है लोगों की, और जो अभी तो लोग पता नहीं कितने लाख लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर, कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे और ये सब। तो मतलब ये बहुत खतरनाक चीज़ है आई कि एग्री। ये सेंटिमेंट आना सोसाइटी में। वैसे ही टीएफआर का तो बैंड बजी हुई है, 2.1 से जो होनी चाहिए उससे भी नीचे आ रही है कई जगह तो। देखो, बट narrow जो down मैं होती है क्वेश्चन पूछ रहा था वो था कि हमारे यहाँ पे प्री नप्चुअल एग्रीमेंट जो होता है यूएस में या बाहर वेस्ट में, नॉट लीगल, क्यों नहीं है? मतलब ये जो आपने 100% विद यू। रीजनिंग तो है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बार है, बट कोई जरूरत ही नहीं है बार की। हम्म, यार ये क्या थी, ये विक्टोरियन चीजें हैं। हम्म, यू कुड नेवर हैव एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अ प्रीनप्चुअल अग्रीमेंट मेक्स मैरिज कंडीशनल, सो देयरफॉर इट इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, राइट, और इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, दैट इज व्हाट दे वुड से। क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? आज की डेट में तो ये मेंटालिटी है ही नहीं ना, तो ये हम्म, हटा दो, हम्म। हटा दो पूरी तरह। और ये जो आपने कहा कि डिवोर्स एग्रीमेंट, मतलब वो एक पार्ट हो सकता है ना प्रीनप बिल्कुल, का। बिल्कुल, आपका आप सेटल कर लो ना कि भाई बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ हुआ तो कितना बटेगा, कितने में, कितने दिन बच्चे आपके पास बिल्कुल, रहेंगे, कितने बिल्कुल। मेरे पास रहेंगे। आप इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज डालिए, हम्म, जहां पे वन पार्टी, डिससैटिस्फाइड पार्टी कैन गो क्लेम डिवोर्स, हम्म, ठीक है। उन्हें बस ये दिखाना कि हमारी अनबन है, उन्हें ये नहीं दिखाना कि ये मेरे साथ क्रूअल है या कुछ है। स्टैंडर्ड थोड़ा अलग हो जाता है उसमें उसमें आपको बस ये दिखाना कि रोज खिटपिट चल रही है, हम्म, ठीक है। मैं इसको क्रूअल्टी नहीं बोलना चाहता, पर ये मेरे लिए इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन है, मैं रिश्ता आगे नहीं कायम कर सकता, ठीक है। दूसरा, मेंटेनेंस की जगह मैरिटल प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड लाइए,
उसमें एंसेस्ट्रल और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को बाहर रखिए। बिल्कुल। जो चीजें आपने एक साथ मिलके बनाई हैं उसका एक रीजनेबल स्प्लिट होना चाहिए, ठीक है। एंड आई थिंक इफ यू डू दीज टू थिंग्स 90% प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। मैंने ये डोमेस्टिक वायलेंस का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि आपने अभी ये बोला कि लोग बोल रहे हैं शादी नहीं करेंगे। भैया रिश्ता तो रखोगे, चाहे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऑब्लिगेशन से बाहर आ जाओगे, ठीक है। डिवोर्स सेम तरीके से नहीं होगा, तुम बाहर निकल सकते, प्रॉपर्टी तुम्हारी इतनी आसानी से बचने नहीं वाली है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस में शेयर्ड हाउस होल्ड का कॉन्सेप्ट है। उसमें और भी कॉन्सेप्ट है जहां पे आप 7 चीजें बना रहे हो, आपने किसी का हक, अपनी वाइफ का हक कम कर दिया कहीं पे, वो हमेशा ये उसमें मॉनेटरी रिलीफ्स के ऑर्डर्स हैं, कई ऑर्डर्स हैं, वो बहुत टेक्निकल लेजिस्लेशन है, पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये बट इवन इफ यू आर फॉर एग्जांपल अगर शादी भी नहीं कर रहे हो लेकिन साथ रह रहे हो तो वो एक तरीके से लीगल मैरिज टाइप का ही स्क्वायरली कवर्ड बाय द डीवी एक्ट। अच्छा, स्क्वायरली कवर्ड बाय द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डू नॉट मिस्टेक दिस। ओके। सो एक तरीके से जो रहते हैं लोग आपस में बिना शादी किए, उनमें भी वो एक तरीके से 100% काइंड ऑफ फॉर्मल मैरिज। ठीक है, हाँ, इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल मैरिज। आपने उत्तराखंड का यूसीसी नहीं देखा था? हाँ, उसमें भी तो लिव इन के रजिस्टर करवाना पड़ रहा था यार, लिव इन रजिस्टर, और उसको और ब्रेकअप भी रजिस्टर करवाना पड़ा, तो इफेक्टिवली शादी ही बना दी ना उन्होंने तो एक किस्म की। बट ये काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब कि हम वैसे तो चाहते हैं और बहुत प्राइड भी फील करते हैं कि इंडिया में जो है मैरिजेस बहुत अच्छे सस्टेन करती हैं और डिवोर्स रेट कम है, ऑफिशियली कम है, लेकिन अभी सोसाइटी बहुत चेंज हो रही है और लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं लेकिन स्टेट रोक रही है। तो यहाँ पे गुस्सा देखिए आप, जो यंग जनरेशन है जो इस चीज़ में प्राइड लेती है कि डिवोर्स रेट जो है वो कम है, विच इज़ फोर्स्ड काइंड ऑफ राइट नाउ, और वो ये भी चाहते हैं कि ये सब ना हो, तो दोनों कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक मैं आपको ना बड़ी ऑड कॉन्ट्रडिक्टरी किस्म की बात बताता हूँ। हैप्पीनेस इंडेक्स जो होती है ना दुनिया की, उनमें societies that have the highest divorce rates are the happiest societies. No, because you avoid this trauma, na yaar. This kind of rubbish trauma you avoid. You avoid traumatic relationships. You're able to get out when you need to get out. Although हमारा जो joint family system है वो तो टूट रहा है, वो तो टूट ही चुका खत्म ही है, चुका, वो तो है ही नहीं रहा ही नहीं ना। बिल्कुल। वैसे भी joint family system ज्यादा नॉर्थ का था। नॉर्थ में तो अब क्योंकि थोड़ी बहुत अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है तो ये चीजें खत्म हो रही हैं। फिर भी मतलब मैं तो गुड़गांव में रहता हूँ, हरियाणा में तो मेरे को फिर भी दिखता है कि रिश्ते बहुत गहरे हैं, बट काफ़ी और जगहों पे मेरे को लगता है कि अलगाव काफ़ी आ चुका है, बदल चुकी है दुनिया। तो वो चीज़ गई, जब वो चीज़ जाने लगी तो उसके बाद शादियों को नेसेसरली इतना परिवार सेंट्रिक बना के, इतना मतलब ये परिवार टूट जाते हैं, ये हो जाता, कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। यू नो, मूव ऑन। बिल्कुल, यू हैव टू हैव दैट कैपेसिटी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमारे जो लॉज हैं ना, अभी जो इनकी मेंटालिटी जो लॉ में पोर्ट्रे होती है वो कम से कम 20 साल पीछे है। तो हमारी ऑब्जेक्ट लेवल टेक अवे क्या है इसमें कि क्या चीज होना चाहिए लॉज में? 1 2 3 रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन वो लाना पड़ेगा। बिल्कुल। मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड, ठीक है। एंड वी हैव दोस ग्रेडेशंस वी वर टॉकिंग अबाउट, कि शादी की क्या ड्यूरेशन है उसके हिसाब से और सिविरिटी ऑफ एक्शन के हिसाब से। एंड दिस विल हैपन ऑल थ्रू लेजिस्लेशन। दैट्स राइट, इट हैज टू बी थ्रू। प्लीज डू नॉट लीव दिस टू द जुडिशरी। एंड वो जो मॉडल एग्रीमेंट हम बात कर रहे थे, एंड प्रीनप, दैट्स इट। इंडियन वर्जन ऑफ प्रीनप यार बनाओ ना, बिल्कुल डिस्कशन करो पार्लियामेंट में, चल क्या रहा है? ब्रदर, वी आर टॉकिंग अबाउट द हिंदू मैरिज एक्ट। किसी दिन ना आप, बिकॉज जनरली क्या होता है कि लोगों को लगता है कि क्रिश्चियनिटी एंड द क्रिश्चियन वर्ल्ड इज वेरी प्रोग्रेसिव। किसी दिन क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट खोल के देखना। I've looked at it 100 times and I've always thought, if I were representing a Christian woman, there is no way to get divorced. अच्छा? There is literally no. It is the most canonical legislation I have ever read. There is no Christian country in the world that has our kind of Christian divorce act. मतलब हमारे में ज्यादा क्रिश्चियन है यार। हम वी आर ऑलवेज द वर्स्ट ऑफ, राइट? हम हमेशा ज्यादा करते हैं ना। हमारे सेक्युलरिज्म के नाम पे हम तो इतने कट्टर हो जाते हैं ना, इतने प्योर हो जाते हैं ना। हमारी प्रॉब्लम है हिंदुइज्म आप कि शरिया भी चलेगा यहाँ पे और वो भी चलेगा, सब चलेगा। लेकिन आप हिंदू मैरिज एक्ट खोल लो, उसमें मेरे को बता दो हिंदू क्या बचा है, अदर देन द फैक्ट दैट द मैरिज इज बाय राइट्स एंड रिचुअल्स and not by registration with the state, by rights and rituals. If you prove the fact of the right and ritual, the registration is an immaterial figure. And if you are unable to prove the right and ritual, the registration is an immaterial thing. Correct? So that is the only Hindu element left.
बाकी तो कुछ पता ही नहीं। सक्सेशन एक्ट में भी खत्म हो गया सब कुछ, क्योंकि आपका जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो तो कर्ता के डेथ पे अब डीम्ड पार्टीशन है, उसके बाद तो वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो गई। तो मतलब बेसिकली हिंदू सर्वाइवरशिप तो खत्म हो गई। हिंदू सिविल कोड्स तो सारे सेकुलर सिविल कोड हो चुका है। बस मैं क्या कह रहा हूं, बट उनमें भी अभी आइडिया का जो आइडिएशन क्वालिटी है उसकी वो अपडेट करनी पड़ेगी। अच्छा, ये हमने बता दिया कि क्या क्या पार्लियामेंट को करना चाहिए, जो कि पता नहीं क्या अभी कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस मनुस्मृति डिस्कस कर रहे हैं, सारा दिन बकवास करते रहते हैं। मैं तो मतलब तंग आ चुका हूँ इन लोगों से कि भाई लोग रो रहे हैं भाई ट्विटर पे, और पता नहीं हर इशू पे आपको टैक्स का कोई नहीं उठाता, भाई कितना टैक्स ले रहे हो कितना नहीं, रोते हैं तो रोने दो, वो मीम है ना कि थोड़ा तो रोएंगे फिर चुप हो जाएंगे अपने आप ही। वही हो रहा है इस देश में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ब्रदर, ईज ऑफ क्राइंग हो गया है, बस रोते रहो और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कमेंट नहीं कर रहा है। आप देखो प्राइम मिनिस्टर ने कमेंट नहीं किया, या कोई और जो लॉ मिनिस्टर है वो कमेंट नहीं करेगा कि भाई हम कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। यार आई एम गोना रेकमेंड अ बुक टू यू, इट्स कॉल्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बाय एन राइटर कॉल्ड शोभन चक्रवर्ती। इट इज द मोस्ट हिलेरियस परफेक्ट satirical take on the Indian state. कि इंडियन स्टेट कितने तरीकों से आपका खून चूसता है और दिमाग खराब कर देता है। यू मस्ट रीड दैट बुक, इट्स ब्यूटीफुल। जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो ना कि सर यहाँ पे पाँव, वहां पे कोई लिंक ही नहीं है, तुम्हारा क्या चल रहा है, कहाँ जमीन पे क्या चल रहा है और तुम क्या बात कर रहे हो। हाँ मतलब कोई किसी को तो बनाना चाहिए यस मिनिस्टर टाइप का शो इंडिया के। अच्छा, लेजिस्लेशन भी जब पास होती है हमें क्या मिलता है बाय वे ऑफ पार्लियामेंटरी डिबेट। यार हम लोग जब छोटे थे, मतलब एटलीस्ट मेरी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस 90s में किस चीज से डेवलप हुई। राम जन्मभूमि वाज अ वेरी बिग इशू, रिजर्वेशंस वाज अ वेरी बिग इशू, एंड इन दोनों की वजह से आपको अपनी हिस्ट्री कितनी समझनी पड़ती थी, राइट। बट द क्वालिटी ऑफ डिबेट यू यूज्ड टू गेट इन पार्लियामेंट was outstanding. क्या ओरेटर्स थे यार, क्या डेप्थ में जाती थी बातें यार। 4-4 5-5 दिन एक लेजिस्लेशन प्रॉपरली डिबेट होती। आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स देखो, दे आर लाइक देयर एक्सेप्शनल, देयर एक्सेप्शनल। हाँ, उन्होंने हर पॉसिबिलिटी कवर की हुई है, हर तरीके से देखा हुआ इशू। मतलब आज कम से कम ये दिखता है कि इंटेलेक्चुअल कैलिबर जो था उन लोगों का। जीएसटी तक की डिबेट क्या थी हमारी, इतनी बड़ी लेजिस्लेशन की, कुछ भी नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर करें तो अच्छा हो सकता है, लेकिन ये चीजें आ ही नहीं रही हैं। कोई तो उठाओ इन इश्यूज को, अंबानी अदानी यही करते रहते हैं सारा दिन। एंड आपकी जो पार्लियामेंट्री स्पीचेस हैं उनमें सिर्फ टॉन्टिंग चल रही है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस बॉस? प्लीज लुक, पार्लियामेंट इज अ होली प्लेस एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। आई मीन दिस इज हाउ आई लुक एट इट। यहाँ पे तो आपका जो वार्तालाप का स्तर है वो तो उच्च होना चाहिए। तो पार्लियामेंट में अभी गांधी सोरोज और वो सब चल रहा है। तो तपस्या की डेफिनेशन आई है आज नहीं। मतलब आप ये देखो कि कितना डिस्कनेक्ट है। हाँ। अब देखो जो गवर्नमेंट पावर में है उसके लिए तो बहुत अच्छा है भाई, ये सब तो चलता रहे, अच्छा है हमारे लिए। नॉट बीइंग हेल्ड टू अकाउंट एट ऑल। हाँ, कोई दुनिया रो रही है, कोई बोलने वाला है नहीं। आप सड़क पे उनको अकाउंट पे नहीं होल्ड कर सकते, पार्लियामेंट में नहीं कर सकते, तो फिर इलेक्शन कैसे जीतोगे? फिर ईवीएम चलाए जा रहे हो, क्या फायदा है? हाँ, तो लोगों के इशू कैसे उठाओगे? कोई और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पूरा उठा लो, कोई भी इन इश्यूज पे बात ही नहीं कर रहा है। You know, there are a couple of speeches by Rahul Gandhi, not speeches, maybe it's very, उनका प्रॉब्लम पता है क्या है? That man cannot elaborate, क्योंकि उनके अपनी आइडिएशन उतनी बढ़िया नहीं है ना। तो वो उस टाइप का आदमी नहीं जिसको आप पौना घंटा टीवी पे डालो और सवाल पूछो और वो एक कंसेप्चुअल तरीके से, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी, एक कंसेप्चुअल आइडिया है ना बिहाइंड द वे वी आर, वो नहीं होता उनका। बट जो भी उनको सिखा रहा है ना, सडनली हैज पिक्ड अप ऑन सम वेरी गुड थिंग्स, जो बढ़िया चीजें हैं। Not this जितनी आबादी उतना हक रबिश, because this is total rubbish. But there were certain things जहां पे वो क्रिटिक कर रहे थे गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी, जहां पे वो क्रिटिक कर रहे थे particularly small businesses पे इफेक्ट, पर doesn't take it forward, right? And this is the same problem like this, ये जो आप सवाल उठा रहे हो अभी matrimonial laws का, I don't know whether just this, you asked me in 5 minutes I could tell you ये करना है, क्योंकि मेरे को रोज दिखता है, राइट? एक दिन का सेशन क्यों नहीं रख सकते यार? बिल्कुल डिस्कस करो ना ये सब चीजें। बिल्कुल, सब लोग अपना विचार रखेंगे, उनके जो साथ काम करने वाले हैं कम से कम उनको तो पता होगा, रिसर्च करेंगे,
वो हाईलाइट करेंगे इस चीजों एंड को। दिन से रात चले, क्या प्रॉब्लम है? हाँ। पार्लियामेंट हैज नो ऑब्लिगेशन टू कम टू एन एंड। और ये एक ऐसा इशू है जहां पे मतलब आपका बंद भी नहीं होगा पार्लियामेंट, कोई वेल में भी नहीं कूदेगा, कोई ये सब प्ले कार्ड भी नहीं लेके आएगा। बिल्कुल, कोई सीरियस इशू है। दैट्स राइट, इट्स एन एक्चुअल डिबेट इशू। हाँ, बट खैर, बट हमारी ऑब्जेक्ट लेवल टेक अवे जो है इससे कि ये सब आपने जो बताया पूरे लॉज ये चेंज होना पड़ेगा, और ये काम है पार्लियामेंट का, ये काम है सरकार का, उनको लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल। अब दूसरा हम बात करते हैं कोर्ट्स की, क्योंकि वहां पे बहुत कुछ गलत हो रहा है, एंड जो लॉज हैं उनका भी वो मतलब क्या ही कर रहे हैं पता नहीं। बट फर्स्ट, मतलब कोई जुडिशियल बायस है क्या अगेंस्ट मेन? नहीं, ऐसे नहीं होता अच्छा। यार। men get a lot of positive orders. This is all rubbish. Hmm. I'm telling you, it's all rubbish. There's a lawyering issue. The way this debate landed on my table, मैं उनमें से नहीं था जो उसकी पूरी वीडियो को सुने और 40 पेज का नोट पढ़े। मेरे को, बिकॉज ये पर्सनल चीज़ें होती हैं, मेरे को इसमें घुसना नहीं है। मुझे मेरा अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, मैंने जो हाइलाइट्स वगैरह से मेरे को आई अंडरस्टूड, आई नो, आई हैव सीन इट, राइट। स्पेसिफिक्स होंगे, आपके थोड़े अलग होंगे, उसके थोड़े अलग होंगे, बट वो चीज़ें तो, वो तो कलर की बात होगी ना यार। कॉन्टूर तो क्लियर है मेरे को, तो मैं उस सब में नहीं घुस रहा था। मैंने एक ही ट्वीट डाला था कि ये टोटली लॉयर ड्रिवन प्रॉब्लम, टोटली। हाउ, कैसे? मैं आपको पहले बता रहा था ना, अगर मैं कंप्लेंट बनाऊंगा तो मुझे तो कंप्लेंट ही इतनी ऊपर की बनानी है ना कि जहां पे मैं 498A का भी स्टैंडर्ड का क्लियर कर लूं, क्रूअल्टी का अंडर HMA भी क्लियर कर दूं, डोमेस्टिक वायलेंस भी क्लियर कर दूं। तो मेरे को हादसा अपॉन हादसा दिखाना ना यार। और प्रूफ का जो स्टैंडर्ड है, अब देखिए इसमें कोर्ट्स भी क्या करें बियॉन्ड द पॉइंट। कोई कहता मारा पीटा मेरे को सालों तक चल रहा था, मैं कंप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि मुझे अपनी शादी बरकरार रखनी थी। मेरे पे हमेशा प्रेशर होता था कि शादी बरकरार रखो। ये एक वाइफ की स्टेटमेंट है कोर्ट में, कोर्ट क्या करे, नकार तो सकती नहीं है, ठीक है। ये तो वही बात होगी ना, अगर आप पे कोई हादसा हुआ, सड़क पे चल रहे हो, किसी ने मारा, आप पुलिस वाले को जाके बोलो कि मुझे मारा, अगर वो बोले मैं क्यों मानूंगी तेरे को मारा, क्या करोगे आप? हर चीज, पूरी दुनिया तो आपकी पूरी जिंदगी तो रिकॉर्ड नहीं हो रही ना यार टीवी कैमरा में कहीं। So your word has to be taken at face value because you are the victim there. What is a court to do beyond the point, right? ठीक है, हम लोगों का एक ऑफसेट होता है। इफ आई एम डिफेंडिंग फॉर अ मैन, आई विल से देखिए इनका व्हाट्सएप जो है वो बहुत एक्टिव है, बहुत बातें करते हैं, फैमिली के साथ भी करते हैं। एक भी किसी हादसे के अराउंड कोई भी मैसेज नहीं है कि मेरे साथ मारपीट हुई, ठीक है। बट वो प्रूफ ऑफ ओमिशन है, हो सकता है नहीं लिखा यार व्हाट्सएप पे, ये इसका मतलब ये नहीं कि हुआ नहीं, करेक्ट। सो व्हाट इज अ कोर्ट टू डू बियॉन्ड द पॉइंट, एंड इसको आपने ट्रायल सिस्टम में डाल दिया। सो लेट्स टेक अतुल सुभाष केस। ही सेड आई हैव अ लॉट ऑफ एविडेंस कि मेरे साथ मैंने कुछ नहीं किया था, आई एम विलिंग टू टेक हिम ऑन फेस वैल्यू। प्रॉब्लम इज दिस, ही कांट बी टेकन एट फेस वैल्यू टिल अ ट्रायल हैज अकर्ड। ट्रायल मतलब चार्जशीट आएगी, फिर आपका डिफेंस आएगा, या डोमेस्टिक वायलेंस का ट्रायल होगा, उसमें जब आपका एविडेंस आएगा, एविडेंस के एंड में माना जाएगा ना ये बात। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि ये एक मिसमैच आ जाता है द वे द लीगल सिस्टम इज सेटअप, पर्टिकुलरली जजेस के लिए। शुरू में कंप्लेनेंट की बात बहुत हावी रहती है, ठीक है, और जो डिफेंस की बात है वो कम होती है। हर क्रिमिनल ट्रायल में होता है, बाय द वे, हर क्रिमिनल ट्रायल। एज टाइम पासेस, इन्वेस्टिगेशन शुड हैव डिस्कवर्ड द ऑफेंस, देन दैट बैलेंस स्टार्ट्स टू स्विच। कि आप इन्वेस्टिगेटिव फेज के बाद भी आप कुछ आगे ऐसा नहीं पुख्ता नहीं ला पा रहे, राइट। मैंने तो यार ट्रायल ही नहीं देखे यार, चार्जशीट में ही 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल लग जाते हैं। वो पुलिस वाला आपको आएगा, आप तो पुलिस वाले के चुंगल में आ गए आप। उसने तो पहले तो ऑर्डिनरी आदमी को तो डरा के रख देना है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं कर नहीं सकता, मैंने आपको पहले बताया, अरेस्ट भी नहीं कर सकता DSP के बिना, और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये बता मुझे, अपना फोन दे, ये कर वो कर। इन हर चीज़ों की डिफेंस होती है। मेरे हिसाब से 2 प्रॉब्लम आती हैं। एक तो अटैकिंग लॉयर जो है वो डिस्टॉर्ट करता है, और जो डिफेंडिंग लॉयर है, इन माय ओपिनियन मोस्ट डिफेंडिंग लॉयर्स डोंट नो हाउ टू डिफेंड these cases, because they are complicated cases. इनमें बहुत फैक्ट इंटेंसिव है, बहुत ज्यादा इंटेंस एविडेंस में घुसना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जब लॉज पढ़ने लगते हैं आपको लगता है कि मेरे लिए तो कोई डिफेंस ही नहीं है इसमें, हालांकि डिफेंसेस हर जगह। फिर आपको जजमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, there's a lot of work to be done here.
राइट। अतुल के केस में आपको लगता है कि लॉयर की तरफ से रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता और डायरेक्टली, बिकॉज लाइक आई सेड मैं उतना उनके स्पेसिफिक केस के डिटेल में गया नहीं हूँ। बट मोस्ट केसेस में बट यही देखो, होता है। ये इतनी, देखो मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। सपोजिंग ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है ना, तो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स में क्या होता है, अपने कागज होते हैं। हम्म, क्लाइंट कुछ भी बोलता रहा है, मुझे कागज, मेरे को कागज दिखा रहा है, कागज मेरे को एक कहानी बता रहा है, उस कागज के बेसिस पे ही जीतूंगा या हारूंगा मैं। आपकी कहानियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये वो एरिया ऑफ लॉ है जहां पे कहानियां ही सब कुछ है, नैरेटिव इज एवरीथिंग। तो वकील क्या करेगा अगर आप मेरे पास एविडेंस नहीं लाओगे? एविडेंस क्या होता है, मतलब व्हाट्सएप, मतलब इन दीज काइंड्स ऑफ केसेस मैं हजार पेज के व्हाट्सएप पढ़ रहा होता हूँ, राइट? एंड यू कैन अंडरस्टैंड विद हस्बैंड वाइफ इट्स नॉट सेवरी, ऑलवेज नॉट वेरी सेवरी, एंड एम्बैरेसिंग भी है लोगों के लिए, राइट? बट करना पड़ता है, यू हिट दैट स्टेज। फिर आपको फैमिली मेंबर से बात करनी पड़ेगी, आपको अपनी एक एवेल्युएशन करनी पड़ेगी कि ये कॉन्ट्रडिक्शंस तो नहीं आ रही हैं, तो ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं मुझे। ये सब करना पड़ता है, उसके बाद ही जाके आपका एक सॉलिड प्रॉपर डिफेंस बनता है। वरना तो लोग, जितना मैंने देखा है, वो एक कुकी कटर फॉर्मूला होता है ना, एक फॉर्मूला एक एलिगेशन है, एक फॉर्मूला एक डिफेंस है। बट मैं कह रहा हूँ कि यार कोर्ट में 40 हियरिंग होती है, ये भी एक हरासमेंट ही है। बिल्कुल 40 हियरिंग हो रही हैं, तो ये सारी चीजें, मतलब आपको ऐसी जगह पे केस डाल दिया, वो बेंगलोर में है, ये जौनपुर में है, अरे और वो रहते मैं इसका बताता हूँ ये आपको भी बहुत बड़ा हरासमेंट। हाँ, ये हरासमेंट का कोई सोल्यूशन नहीं है ब्रदर। हाँ। ये ट्रांसफर केस करने की पावर जो होती है ना, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। और ये सारे लेजिस्लेशन में अब जुरिस्डिक्शनल रूल है कि औरत जहां रह रही है वहां पे फाइल कर सकती बट वो तो लखनऊ रहती थी, और वो केस वहां पे हुआ है। है। जौनपुर में कोई फैमिली होगी, कुछ हाँ, होगा, फैमिली है हाँ, उसकी। तो वहां पे उसने उस टाइम जब 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 इंस्टीट्यूट किया तब जौनपुर में ही हुई होगी, राइट? तो इन इफेक्ट, एंड फिर क्या होता है कि समझ लीजिए हस्बैंड ने पहले डाल दिया, कि उसने सोचा कि मैं प्रीएम्प्ट कर देता हूं ताकि मैं कम से कम बैंगलोर में डाल सकूं केस। शी कैन मूव एन एप्लीकेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट टू हैव इट ट्रांसफर्ड टू जौनपुर। बट वो उसके फेवर में जाएगी। ओ 99.999% ऑफ द टाइम्स। तो डोंट यू थिंक ये जुडिशियल बायस है? सी, आई एग्री विद दैट, बिकॉज फंडामेंटली तो है ही, बायस चीज तो है ही, क्योंकि इसमें कोई वैल्यूएशन तो हो नहीं रही है, वो तो बस उसके कन्वीनियंस पे जा रहा है, वो गलत नहीं कह रहे आप। 99% में तो बायस नहीं, है। आप 100% यू करेक्ट। बट मुझे बताओ, जो जो रियलिटी जजेस देखते हैं वो ये है कि औरतों के लिए ज्यादा मुश्किल है बाहर के शहर में जाके केस डिफेंड करना। ट्रैवल इज लेस सेफ फॉर देम, बीइंग देयर इज लेस सेफ फॉर देम जनरली ट्रू, लेकिन वो केस बाय केस देख लेना चाहिए, मुझे लगता है। नहीं, देखो, अगर आपके केस में कोई पिक्यूलियरिटी है तो बिल्कुल, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। एंड होते हैं केसेस यार, देर आर, अब यार हर औरत अबला नहीं है ना यार। कुछ लोग आते हैं बहुत पावरफुल फैमिलीज से आते हैं, हस्बैंड के ऊपर अटैक भी होते हैं, वो प्रूव हो जाते हैं, तो फिर केस वापस आ जाता है दिल्ली में, या जहां भी आप रह रहे हैं वहां वापस आ जाता है केस। ऑल दैट, दोज आर केसेस दैट एग्जिस्ट। तो ऑब्वियसली इक्का दुक्का हुआ ना यार, मतलब इन मेजोरिटी तो यही चलता है कि औरत के लिए ज्यादा मुश्किल है। पर्टिकुलरली अगर बच्चा हो और औरत बच्चे को लेकर जा चुकी है, तो फिर तो कोर्ट बोलेगा ना यार, बहुत डिसरप्टिव हो जाएगा चाइल्ड के लिए। अच्छा, मतलब इसमें मेरी एक छोटी सी, मतलब वो थी ऑब्जर्वेशन कि कोविड में हमने देखा ऑनलाइन होते थे जूम पे सब, तो ये हियरिंग जो है 5 मिनट के लिए होती है, 10 मिनट के लिए होती है। वो मतलब बैंगलोर से आ रहा है, लखनऊ जा रहा है, लखनऊ से जौनपुर जा रहा है, फिर वापस उसको डेट मिल रही है अगले वाली, उसके लिए भी पैसे खिलाने पड़ रहे हैं क्लर्क को। तो ये सब चीज़ें, मतलब आप ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते? अगर 40 हो रही है तो क्यों नहीं कर सकते? ट्रांसफर ऑर्डर्स होते हैं ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा कहती है एवरीथिंग विल बी डन ओवर वीसी। देखो, जौनपुर में वीसी की फैसिलिटी है कि नहीं है मुझे नहीं पता। अरे भाई, मतलब अगर इतने बेसिक पे जाना पड़ेगा क्या? तो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि ये तो इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट है ना अरिहंत। देन इट कम्स बैक टू अगेन लीगल रिफॉर्म्स। ब्रदर, मैं तो आपको इस हद तक बोलने वाला हूं, एंड आई मीन माय फ्रेटर्निटी विल हेट मी फॉर सेइंग दिस, इफ we are the worst service provider of any arm of Indian government. We are worse than the Indian bureaucracy. And it is not because we are bad professionals or judges are bad. It is because we are overwhelmed. There is just too much. आप जजेस का नंबर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तब एक डेंट आएगा प्रॉपरली। पर वो भी तब आएगा जब आपकी भी थोड़ी सी मेंटालिटी रिफॉर्म होगी। और जर्मनी, मतलब
40 में से कितने तो एडजर्नमेंट ही होंगी, सिंप्लिसिटर, या जवाब टाइम पे नहीं दिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सिंगापुर में भी प्रॉब्लम थी इन आर्बिट्रेशन केसेस। उन्होंने ना एक रजिस्ट्रार को बिठाया और 5 साल के लिए उसको बोला कि तू, तेरा काम है जब ये खत्म होना तेरा टेन्योर, मुझे कोई पेंडेंसी नहीं चाहिए। ही स्टार्टेड मेकिंग स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस, इस डेट पे ये जवाब आएगा, इस डेट पे इस चीज की बहस होगी, और अगर आपने नहीं कंप्लाई किया आप बाहर हो। कितनी इनजस्टिस हुई होगी उन 5 सालों में, हुई होगी, बट सिस्टेमिक जस्टिस तो वापस आ गया ना यार। you'll have to take something drastic like that, there is no solution otherwise। हाँ, मतलब अगर आपको एक टाइम दे दिया कि इस टाइम तक आपकी रिप्लाई आ जानी चाहिए या इस टाइम पे आपको आना ही है, तो यू कांट के मतलब कुछ कुछ बहाने लगा के आप डिले करते रहो एंड यू बाय दैट टाइम टू नेगोशिएट। बिल्कुल, ये तो एक टैक्टिक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्ट्रिक्टनेस हमने सूट्स में रिटन स्टेटमेंट की फाइलिंग वगैरह में लाई है। जो जो सिविल सूट होता है वो एक प्लेंट फाइल होती है, उससे इनिशिएट होता है। जो डिफेंडेंट होता है वो एक रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है, उसको 90 दिन दिए जाते हैं, मैक्सिमम 120 दिन दिए जाते हैं। उसके बाद से हमने हक क्लोज करना शुरू कर दिया डिफेंडेंट कि आप इससे ज्यादा अगर आपने टाइम लगा दिया अब आपका हक बंद है। यहां भी करना पड़ेगा, बट प्रॉब्लम क्या होती है, फिर वो हस्बैंड्स क्या करेंगे, वो अपना इनकम स्टेटमेंट वगैरह देंगे ही नहीं। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया, एक जजमेंट है रजनीश वर्सेस नेहा। एक तो पहले मैं थोड़ा सा लीगल साइड पे और जाता हूं। एक लेजिस्लेशन तो है नहीं, एक हिंदू मैरिज एक्ट हो गई, उसमें एक मेंटेनेंस का प्रोविजन है, उसमें एक परमानेंट एलिमनी का भी प्रोविजन है सेक्शन 25 में। फिर एक हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, दैट इज फॉर अ वुमन हु इज करंटली इन अ मैरिज एंड आल्सो हैज अ मेंटेनेंस प्रोविजन देयर। सेक्शन 125 सीआरपीसी, नाउ सेक्शन 144 बीएनएसएस इज आल्सो अ मेंटेनेंस प्रोविजन। डोमेस्टिक वायलेंस आल्सो हैज अ मेंटेनेंस प्रोविजन। तो सारे मिला के सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ हार्मोनाइज कर दिया कि आप एक प्रोसीडिंग में मांग लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपने दूसरी इनिशिएट करी तो जो दूसरा जज है उसे पहली का आउटकम अकोमोडेट करना पड़ेगा, एक किस्म का एडजस्टमेंट ऑफसेट आ जाएगा, राइट। सो द कोर्ट कीप्स कमिंग अप विद दीज काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस, कीप कमिंग अप विद व्हाट दे कैन डू, बट मल्टीप्लिसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा, टोटली ओवरवेल्म्ड सिस्टम। आप वीसी भी कर लो, सब कर लो, पहले तो आपको जज नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। दैट इज द सेम फॉर पुलिस। अब आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है हमारा, इट्स अ गुड लेजिस्लेशन, बट इट इज वेरी वेस्टर्नाइज्ड टू स्टैंडर्ड, एंड वहां पे सिस्टम अलग है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर एक प्रोटेक्शन ऑफिसर का कॉन्सेप्ट है, दैट्स अ पुलिस ऑफिसर हु कैन बी कॉल्ड टू, हु कैन बी लाइक, उनका ना आप कोर्ट में जाएंगे, उनका नंबर लिखा होता है। अच्छा, तो इस जिला का प्रोटेक्शन ऑफिसर ये है, इसका सेलफोन नंबर ये है, कुछ भी आपके साथ हुआ महिला के तौर पे आप वहां पे फोन करेंगे, आ जाएंगे वो। तो थियोरेटिकली वो आपका कॉन्सेप्ट है, आपने 10 बार बुलाया, उसने हर बार आते वक्त एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बना दी, ठीक है। ये रिपोर्ट एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड हो गई, क्योंकि एक ये पुलिस ऑफिसर है जो इन्वॉल्व नहीं है रिलेशनशिप में, वो बना रहा है। ये एविडेंस आता था जज के, ये कंसेप्शन थी कि ये एविडेंस जज के पास आएगा, राइट। इस एविडेंस पे तो यू कैन एक्ट इमीडिएटली। पर प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन है बेचारा, वही पुलिस ऑफिसर है जो बाकी काम भी कर रहा है, जिसकी 20-20, 22-22 घंटे के, तो कभी इनकी शिफ्ट होते हैं, 36-36 घंटे के शिफ्ट होते हैं इनके, ओवरवेल्म्ड कंप्लीटली। कितने डोमेस्टिक इंसिडेंट्स के पीछे भागेगा, नहीं कर सकता वो। तो ये अगर आपको रिफॉर्म लाना, तो यू हैव टू स्टार्ट विद द पुलिस, देन गेट टू द जुडिशरी, एंड इट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ न्यूमेरिकल रिफॉर्म। इंडियन स्टेट इज बल्जिंग विद वेस्ट, we're wasting money. I don't know what our allocations are, what our priorities are. Justice dispensation has to be a top level priority. If your police officer and your lowest level court is not citizen friendly, and by citizen friendly I don't mean judge's disposition, by that I mean कि लोग कि इतनी कचहरियां हो कि आप आज दायर कर रहे हो केस, तो आपकी प्रॉपर सुनवाई होके 1 साल में सब खत्म हो जाए। और ये जो मतलब बहुत, एक तो न्यूमेरिकल वाली तो दिक्कत है ही, लेकिन एक और जो कंप्लेंट है, और फैमिली कोर्ट्स में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो भर भर के आपको हर बंदा बता देगा कि भाई मेरे को भी मेरा एग्जैक्ट सेम केस है कि इसने 2 लाख रुपए मांगे, इसने जज ने 5 लाख रुपए मांगे। तो ऐसे केसेस मतलब करप्शन के, मतलब सिर्फ जज को नहीं, वहां पे पूरा सिस्टम बना हुआ है, लॉयर्स का, क्लर्क्स का, सबको आपको पैसा खिलाना पड़ रहा है। मतलब आपको केस उतना टैक्सिंग नहीं है, बट ये जो सारा सिस्टम जो आपको चूस रहा है, वो उसको कैसे तोड़ेंगे? क्या ये पेमेंट, मतलब इतने लोग, इनको पेमेंट अच्छा नहीं मिलता है क्या जजेस को या इनको? आपको अपनी तरफ से बताता हूं, मैंने कभी ये एक्सपीरियंस जिंदगी में नहीं किया। अच्छा। मुझे कभी कोई विफ भी नहीं लगा है
मतलब एक भिनक भी नहीं लगी है मुझे कि किसी केस में करप्शन चल रही है मेरे केस में। और जनरली भी मतलब अफवाहें तो 100 आती हैं, और मैं आपको आज बता दूं 99.9% लोग जो कहते हैं ना कि आप मेरे को पैसे दोगे तो मैं जज को करप्शन करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो झूठ बोल रहे हैं। अभी एक केस आया है, एक सीनियर एडवोकेट के बारे में आया है, 7 करोड़ रुपए लिए हैं जी कि मैं जज को पैसे खिलाऊंगा और आपके लिए जजमेंट दिलवाऊंगा। जिस दिन हियरिंग हुई उस दिन आए ही नहीं हियरिंग के लिए, 7 करोड़ ले गए, एफआईआर बना उनके अगेंस्ट। इस टाइप के मिसलीडिंग चीजें बहुत होती हैं, तो मुझे नहीं पता कि जजेस एक्चुअली ये कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मैंने तो जिंदगी में नहीं देखा। दूसरा, क्लार्क, मैंने किसी क्लार्क को आज तक कुछ नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। सिस्टम वर्क्स इफ यू परसिस्ट विद द सिस्टम। प्रॉब्लम क्या होती है, वो भी समझते होंगे, मेरे को आता हुआ देख के बोलेंगे इससे तो पंगा नहीं लेना। ये भी है, आदमी को देख देख के। बिल्कुल बिल्कुल, उनको पता है कौन वीक है अभी, उसके पीछे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। पुलिस क्योंकि वाला भी यही करता है। आपके साथ बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो मैं तो 2 मिनट में वहां पे मैं तो उतार दूंगा ना उनको, वहीं पे उतार दूंगा मैं। बट जैसे अतुल जैसा, मतलब वो बहुत शरीफ आदमी टाइप लग रहा है, उसको क्या उसको तो लूटेंगे वो लोग, और ऐसे लोग तो रोज ही आते हैं उनके पास। इट बिकम्स अ सिस्टम। बिल्कुल, इट्स द सेम सिस्टम एज एनी। इस करप्शन को कैसे रोकेंगे? कैसे रोकोगे ब्रदर? यू टेल मी, आपने ब्यूरोक्रेसी में रोक लिया है क्या? कहाँ नहीं, मतलब ये तो लोग तो वही है ना यार, भारतीयता तो है ये, क्या करोगे? देखो, इसका एक सोल्यूशन नहीं होता, फाइलिंग ऑनलाइन हो गई है, ठीक है? तो मैं किसी क्लार्क पे डिपेंडेंट नहीं हूं कि मेरी फाइल, मेरा केस दायर हुआ कि नहीं हुआ। वो तो मैंने ऑनलाइन फाइलिंग करी, मेरे को नंबर मिल गया, डायरी नंबर, केस दायर है, इन ड्यू कोर्स इट हैज टू बी लिस्टेड, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। So that is one, tech solves a bit of these problems. या मतलब ये तो हमारी यहाँ पे क्या, कौन इम्प्लीमेंट करेगा इन रिफॉर्म्स को, और क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए कंक्रीट? इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज ऑल्सो। अब मैं ये कह दूं कि आप जजेस को 10 से मल्टीप्लाई कर दो कम से कम फैक्टर से, भाई कचहरियां बनेंगी, उनमें फैसिलिटीज डलेंगी, आपको लोग आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे इस क्वालिटी के। नाउ लेट्स गेट बैक टू द ओल्डर प्रॉब्लम ऑफ दिस। एनजेएसी क्या था? एनजेएसी वाज सपोज्ड टू बी a sitting secretariat for the appointment of judges wherever there may be a vacancy in anywhere in the country. आपने वो भी गिरा दिया एज जुडिशरी, वो बहुत गलत किया, मेरा मानना बहुत गलत किया। आप कहोगे कि हम भरेंगे, भर लो, नहीं हो पाता, गैप्स हर जगह हैं, हर जगह हैं। कोर्ट्स आर नॉट बैड एनी मोर। आप दिल्ली के जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, जो 2 पुरानी कोर्ट्स हैं, 30,000 पटियाला हाउस को छोड़ के, इवन पटियाला हाउस में भी अब देयर आर सम वेरी मॉडर्न कोर्ट्स। 30,000 तो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, वही एक उसकी लिमिटेशन है। पर आप साकेत जाइए, आप कहीं पे भी जाइए, तो कोर्ट रूम्स आर मच बेटर देन दे यूज्ड टू बी, मच बेटर। एंड वीसी फैसिलिटी है, राइट? अभी ये सेंट्रल विस्टा पे 1,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, ऐसा ही एक जुडिशियल कॉम्प्लेक्स और ये क्यों नहीं बना सकते? एंड अगेन मैं तो यार, मेरे पास ना लोग आते हैं कि हमारा नोएडा में केस होने वाला है, और मैं तो बोलता हूँ दिस इज एज गुड एज नॉट परसुइंग एनीथिंग, क्योंकि क्या सोल्यूशन मिलेगा आपको बियॉन्ड द पॉइंट? गाजियाबाद में, नोएडा में, देयर आर फ्यूअर जजेस, इट इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड टू गो एंड लिटिगेट ओवर देयर। वकील भी अलग किस्म के होते हैं। अच्छा, जात बहुत बड़ी चीज हो जाती है, छोटे एरिया में जाओगे ना, वकील भी जातों के हिसाब से इवन बार एसोसिएशन में इलेक्शन होता है उनका, तो उसी हिसाब से चलता है सब कुछ। सो यू हैव टू ओवरकम अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। ये रिफॉर्म जो है, ये इसमें स्केल चाहिए, पहले आपको क्वालिटी लोग चाहिए, पर उससे पहले आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। ये चीज अगर आपने नहीं करी है तो आप एक फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हो इंडियन सिटीजन को। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, ये छोटी बात नहीं है कोई। तो सबसे बड़ा रिफॉर्म जो टेक अवे है हमारा इस सेक्शन में, वो ये है कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ तो 10 टाइम्स करना ही पड़ेगा। देखो वो तो एक जनरल, एंड एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट विद द पायलट, राइट? देखो दिल्ली में शुरू कर दो, वो एक जनरल टेक अवे हो गया। वो दैट हैज नथिंग टू डू विद मैट्रिमोनियल लॉ ना। सो लेट्स स्टिक टू अ मैट्रिमोनियल लॉ इशू फर्स्ट, व्हिच वुड बी दैट you have to, in the early hearings, you have to come up with solutions that last. early hearings में interim maintenance हो, कुछ हो, ये चीजें जल्दी खत्म करनी है, ठीक है? आई मीन अतुल के केस में भी interim maintenance का ऑर्डर, उसमें भी टाइम लगा आने में यार। तो मैं सवाल आपको अलग तरीके से पूछता हूँ, वो वाइफ 3 साल के लिए नहीं बोल सकती थी कि मैं कहाँ फंसी हुई हूँ यार, 1 रुपया नहीं आ रहा मेरे पास, मैं बच्चे को संभाल रही हूँ अकेले? मतलब ये ह्यूमन प्रॉब्लम्स है ना यार। So these things need to be solved quicker. They need to be solved faster. और इसमें आप बोलते हो 40 hearing. Has Atul explained how many of those were because of him? Maybe his lawyer was taking time. Who knows?
आपने क्या टाइम पे अपना इनकम स्टेटमेंट, इनकम एफिडेविट वगैरह डाला था कि नहीं डाला था? जब तक नहीं डाला, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत डिटेल्ड एफिडेविट बनवाया है, ये आपको फाइल करना है, ताकि आपकी सब सारा मतलब कुछ छुप नहीं सकता। फिर लोग फिर भी छुपाते हैं, ये खेल चल रहे होते हैं। अब आपने इस टाइप के खेल खेलने हैं तो फिर आप कचहरी बियॉन्ड द पॉइंट क्या कर सकती है? बट वो अर्ली हियरिंग्स जो है ना, दे हैव टू काउंट। ये मत करो कि इसका जवाब आएगा, वो आएगा ना ना। मैं शुरू में मेरे पास केस आया है, मुझे इस डेट तक एफिडेविट्स चाहिए, आपने अगर अपना एफिडेविट नहीं दिया तो मैं आपकी इनकम वो मानूंगा या मानूंगी जो मेरे को दूसरी साइड कह रही है, और मैं इस डेट पे ये ऑर्डर दे रहा हूं या दे रही हूं। इंटरेस्टिंग। देयर इज नो अदर वे। तो टाइमलाइन भी तो सेट कर सकते हैं कि भाई हमको ये केस है, एक साल में सॉल्व करना ही है। मनी इन प्लेस, वंस यू पुट अ मॉनेटरी ऑर्डर इन प्लेस, टाइमलाइन तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। फिर दूसरा बोलेगा भैया मैं तो फंस जाऊंगा, मैं तो पैसा देता रह जाऊंगा, मेरे को तो ये खत्म करना है केस जितना जल्दी मैं कर सकता हूँ। ड्रैग ऑन तो यार, ड्रैग ऑन, लेट्स बी क्लियर अबाउट दिस, मेल साइड ड्रैग्स केसेस ऑन अ लॉट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो इंडियन सॉल्यूशन है, वो एक कमेटी बिठाओ और ये सारी स्टडी करना पड़ेगा कि कहाँ लूप होल्स जो बन चुके हैं उनको कैसे क्लोज किया जाए। मच लाइक द फार्म लॉज, दिस हैज बीन डन आल्सो मेनी मेनी टाइम्स। कमेटी बन चुकी है इनके सब की। लॉ कमीशन रिपोर्ट पर रिपोर्ट बैठी हुई है यार, टू लार्जर जुडिशियल रिफॉर्म पे क्या क्या नहीं है, सब कुछ है। पुलिस रिफॉर्म पे तो इतना बड़ा पीआईएल चला था 2006 में, स्टेट्स को डायरेक्शंस मिले थे, आपने सबने करना है, आधों ने तो आज तक नहीं कंप्लाई किया। प्रकाश सिंह ने, दैट्स करेक्ट, प्रकाश सिंह का जो था। तो क्या करेंगे यार? पीपल प्लीज अंडरस्टैंड, अ लॉट ऑफ दिस टेक्स अवे द पावर ऑफ द पॉलिटिशियन. The politician is not willing to give that power away. Power over the police is the first test of being a successful politician. If you make the police independent and you make it a large force that can operate on its own behest, rather than you've taken the politician's power away, right? If you make the judges so independent, so strong, right, that their numbers are so massive, judiciary on the whole मेरे हिसाब से largely independent ही रहती है। वो मुझे कोई इसमें उतना कोई, ठीक है, स्टेट की तरफ एक टेंडेंसी, तो देयर इज नॉट अ कोर्ट इन द वर्ल्ड हु इज नॉट बायस्ड टुवर्ड्स द स्टेट, क्योंकि जो इट इज स्टेट, इट इज स्टेट, करेक्ट। टेक्निकली दो दे से वी आर नॉट स्टेट, बट इट इज ऑब्वियसली एन आर्म ऑफ द स्टेट, राइट? सो वो बायस तो रहता है। बट इफ यू हैव अ वेरी वाइब्रेंट स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी टॉप टू बॉटम, एंड वी आर नॉट बैड बट वी आर न्यूमेरिकली स्मॉल, then again the politician's power is gone. But who has to do this? The politician. So the incentive is completely misaligned, ना यार। मतलब क्या सॉल्यूशन है इसका? यही है कि हम डिस्कस कर सकते हैं लोग। This is a large scale reforming of your judicial system and your policing system. There is no other solution to this. Or like I said, जो शुरू में बोला था, privatize this problem. Correct? Have put in a irretrievable breakdown. Have better laws on sharing of property. Have a registration system for divorce where parties just get together. ऑटोमेट कर दो सब कुछ जितना पॉसिबल हो सकता है। जितना कचहरी के बाहर हो सकता कर दो इसको। Only the rarest of the rare There case. are only two ways. Either you reform the entire judicial side or you take it out of the judicial side as far as you can. आखिरी में कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस, बहुत सारे लोग जो शादी करना चाहते हैं और इन सब केसेस की वजह से हेजिटेंट हैं, आप एज अ लॉयर क्या एडवाइस करोगे उनको? हाउ कैन दे सेफगार्ड देमसेल्व्स? ऐसा देखिए, कोई सेफगार्ड ऐसा नहीं होता, बट आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट में और जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, उसमें ना एक प्रोविजन है दैट जो गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं शादी के टाइम पे, उनकी आप एक लिस्ट बना के आप रजिस्टर करवा सकते हो उसको। अच्छा, इवन कैश, यू कैन नोट इट देयर। उसमें इफ यू डू दैट, एटलीस्ट आपकी ये प्रॉब्लम तो बच गई ना कि जो भी दिया जा रहा है उस टाइम पे उसको मैं डाउरी मानूंगा। उसमें कम से कम एक क्लैरिटी तो आ गई कि एक जो भारतीय प्रथा है कि शादी के वक्त गिफ्ट्स दिए जाते हैं पूरी फैमिली को, वो नोट तो हो गए, तो वो तो बाहर हो गए डाउरी के एम्बिट से, एक प्रोटेक्शन वो आ जाती है। सेकंड, माय utmost advice is do not overstate your case. For women also I will say this, I'm not tooting my own horn, but I have defended in 6 separate cases where the demand has been 3 crores, 5 crores, 10-12 लाख में केस खत्म हुआ। अच्छा, ठीक है, क्यों? क्योंकि डिफेंड करना आता है, राइट? एंड आप भी फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, आपका भी टाइम बीतता रहेगा, दूसरी साइड की भी यही प्रॉब्लम आएगी। इवेंचुअली ये सॉल्व कब होता है? व्हेन वन और द अदर मीट्स अ न्यू प्रोस्पेक्टिव पार्टनर और हैज टू हैव सम अदर स्टेप इन देयर लाइफ कि बाहर जाना है, कुछ करना है,
तो इमीडिएटली फिर आगे बोलते हैं इसको सॉल्व करना, आई हैव टू मूव ऑन इन लाइफ, राइट? Why bother with all the other pain that you're going through? Please have clarity on the law. एक तो ये अमेरिकन स्टाइल टीवी जो आपको देखते रहते हो ये लॉ शोज में, ये खत्म कर दो. यू आर नॉट गेटिंग 50% ऑफ एवरीथिंग. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे. येस, यू हैव अ राइट टू अ हाउस एटसेट्रा, पर आप अब लॉ में क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, राइट टू अ हाउस ऑफ द सेम स्टैंडर्ड एज द मैरिटल होम. Where is the money going to come from, boss? उसने शादी के वक्त एक घर दिया हुआ है. आपका जो लीगल what do you call, जो लीगल फिक्शन है वो ये है कि वो ऐसे 2 घर बनाएगा क्या? कहाँ से बनाएगा? कई लोग तो रेंट पे ही रहते हैं मोस्टली. तो हाँ, पर he has to then pay for rent. But उसी स्टैंडर्ड पे he does not have the capacity to have 2 such houses. Yeah. Correct. So this absurdity also has to come. So come to reasonable levels and solve things soon. Right? Now वहां पे फिर वही लॉयर्स वाला चक्कर आ जाता है. So this is why I'm saying privatize this whole problem. तो लॉयर्स का क्या इंसेंटिव है? जैसे इसको केस को लंबा चलेगा तो उनको ज्यादा पैसा मिलता है. वो तो उनकी अपनी उस पर डिपेंड करता है. पर हियरिंग ले रहे हैं फी या, बट वो क्यों कर रहे हैं? मतलब एक तो जरूरत है कि कोई केस को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि मेरी लीगल प्रैक्टिस है, केस तो होना चाहिए ना. हाँ, बट केस लंबा क्यों चलना है? क्योंकि मेरी लिस्ट में 4 केस दिन के होने चाहिए. अच्छा. वरना अगर मैं सॉल्व करता रहूंगा तो रोज नया कहां से लाऊंगा? ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. राइट, बट ठीक है, डोंट लेट लॉयर्स रूल योर लाइफ. दिस इज अ वेरी पर्सनल एरिया ऑफ द लॉ. यू आर द वन इन कंट्रोल. तो प्रैक्टिकल आपके एडवाइस यही है कि जितना ज्यादा हो सके कि आप आपस में जितना बात कर सके ये रिजॉल्व हो जाए. लॉयर्स you के can solve within yourself, solve it. लॉयर्स के सारी बातें मत सुनो. अब अतुल स्पेशली इफ अ लॉयर इज, अगर वो आपको कुछ ज्यादा ही सब्ज बाग दिखा रहा है ना, तो फिर तो आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए. क्या दिखा रहा है? सब्ज बाग. ये क्या होता है? आपको ज्यादा ही दिखा रहा है ना कि ये बहुत बड़ी चीज, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, अच्छा. घर ले लेंगे, 3 करोड़ आ जाएंगे, 5 करोड़, ये सब बकवास है. अच्छा, अब कोई अतुल जैसा केस और उस कंडीशन में जा चुका है जहाँ पे वो इस तरीके की सोच रहा है कि आई विल टेक माई ओन लाइफ, उसको आप मतलब क्या ऐसे लोगों को, क्योंकि बहुत सारे केस आ रहे हैं, लोग पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे कि हम भी इस तरीके से परेशान हो चुके हैं, उनके लिए आज के सिस्टम में, अब वो तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पार्लियामेंट फंक्शन करेगा आइडियली जैसे करना चाहिए एज थिंग्स आर, क्या एडवाइस दोगे आप? देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा ये मानना है, सुसाइड से ज्यादा सेल्फिश एक्ट कोई नहीं है. आपने अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, बाकी सबकी प्रॉब्लम छोड़ गए आप पीछे. अगर आपका केस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वकील बदलो यार, खुद जाके लड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है इन चीजों में. like I said, पर्सनल केसेस हैं, प्राइवेट केसेस, ये पर्सनल किस्म के केसेस होते हैं, आप संभाल सकते हो. चेंज लॉयर्स ट्वाइस थ्राइस इफ यू हैव टू, डजंट मेक अ डिफरेंस. why are you suffering in the same loop, right? And I mean, I think at some point legal fraternity also has to, या तो आप छोटे लेवल के डिवोर्सेस मत करो, और अगर कर रहे हो ना तो फिर एक थोड़ा सोशल माइंडेडनेस रखना पड़ेगा अपना. Your fees can't be too high, that kind of thing. You have to be a little reasonable to every element here. Right? So, my suggestion always is, if you're getting very frustrated with the way your cases are going, first change your lawyer. Achha. First change your lawyer. Get multiple advice. Get advice from multiple people and do that. There is nothing else that's needed, really. Right? Second is, ठीक है, केस चल रहा है. यार ज्यादा ना भार नहीं लेना चाहिए अपने ऊपर. चल रहा है, ठीक है. एंड में बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन, लाइक आई सेड, अतुल के केस में भी बॉटम लाइन क्या थी? ठीक है, थोड़ी हरासमेंट हुई है, बट यू गॉट पास्ट इट. किसी और को कोई अरेस्ट तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. 40,000 रुपये महीना का गया है, वो ज्यादा है थोड़ा, एक अपील लग जाती है, वो कम हो जाता. राइट, दैट्स ऑल इट इज. पुट प्रॉब्लम्स इन देयर करेक्ट पर्सपेक्टिव. फॉरगेट द इमोशन, और टेक द इमोशन आउट फ्रॉम टाइम टू टाइम. And part of this is a lawyer's job. They have to counsel you through this. They should be counseling. These kinds of cases, a lot of my job is counseling. Relationships में, क्योंकि आप बहुत सारे केसेस ऐसे देखते हो, क्या रेड फ्लैग्स हैं जो लोग देख सकते हैं कि when they are in a relationship, when they are in marriage, तो कैसे रेड फ्लैग्स हैं जिनको लोगों को
आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. See, to me, a big ticket item is bad behavior towards your family, particularly your parents. You know, if the person is happy in a relationship, that doesn't happen. राइट, वो बेसिक रिस्पेक्ट की बात होती है मेरे हिसाब से. तो अगर वो इसी चीज पे बेसिक रिस्पेक्ट नहीं आ रहा तो फिर तो बाकी किसी और चीज से फर्क ही नहीं पड़ता. दैट्स मेरा मानना है. सेकेंड इज इफ देयर इज एन अलूफनेस दैट हैज कम इनटू योर रिलेशनशिप, वो डिस्टेंसिंग तो सब हर आदमी देख लेता है. हर इंसान देख लेता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, देख लेता है. वो अलूफनेस आने लग गई ना, तो फिर देन यू कैन सेंस कि कोई दिस ट्रबल अराउंड द कॉर्नर. थर्ड इज, I think, money sharing. If you're not able to get along on the proper way of sharing your resources, running your house, etc., that inevitably leads to major conflict. पैसे के चक्कर में होता है ना यार. देखो, आप घर ठीक से नहीं चला रहे हो, या आप वाइफ को बिल्कुल पैसे नहीं दे रहे हो, या वाइफ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही जब उसको शी इज वर्किंग करना चाहिए. मैं आपको मेंटेनेंस का एक जजमेंट का एक बताता हूँ आपको. Today in Delhi, let's say the standard that almost every trial judge goes by is if she doesn't have a home, etc., सब मिला के about 75,000 a month is what a woman needs. ठीक है, आपका पहले ही घर है तो वो उतना उसमें से डिडक्ट हो गया. Now, that does not mean that the entirety of the 75,000 has to be provided by the husband. If you are working, that is accommodated. Your salary is deducted from that amount. ठीक है, and if you choose not to work, but you are an educated person who can work, judges pass orders saying, I'm giving you interim maintenance for X period of time or Y period of time, get a job in that time. If you don't get a job in that time, I'm going to reduce the maintenance by the amount that I think your salary ought to have been. Achha. Right? So I'm saying these laws are not as pro-women as people keep making it out to be. The problem is in that intensity of the initial complaint. That's where the real nub is. And उसको solve करने के लिए वो irretrievable breakdown आ जाए तो काफी हद तक आप solve कर सकते हो. Right? तो मतलब ये 5-6 चीजें अगर ठीक हो जाएं ना, this is not an unsolvable. It will always be messy, brother. This will always be messy because it is, by nature of it is traumatic, right? But you can make this a lot easier than what we are doing. Our laws are idea-wise about 20 years behind. Our judicial system should not be encumbered with every kind of divorce case, boss. क्यों? डिवोर्स तो आपके पास तो तब आना चाहिए जब अपने में एक सोल्यूशन नहीं आ पा रही है. अच्छा, ये आपने मेरे से एडवाइस मांगी, अगर आप दिल्ली वगैरह में या अपने लोकल हाई कोर्ट में भी, या ये लोकल ट्रायल कोर्ट्स में भी होता है, आप डिवोर्स से पहले यू कैन एंटर इनटू अ मीडिएशन बाय मूविंग एन एप्लीकेशन. प्री लिटिगेशन मीडिएशन कहते हैं हम इसको. आप मीडिएशन सेल में जाके एप्लीकेशन लगाओगे, हम लोगों का एक अग्रीमेंट बनवाई है हमारी. वो प्रोफेशनल मीडिएटर्स विल सिट विद यू एंड एक्सप्लेन टू यू कि आप सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करना है, क्या नहीं करना. फिर आप पे भी वो प्रेशर नहीं आता कि, बिकॉज एक दूसरे से निगोशिएट करोगे ना तो ईगो तो आएगा ही आएगा. यू नीड अ थर्ड पार्टी ऑब्जेक्टिव पर्सन. एंड मीडिएशन की खासियत ये है कि उसमें आप जो भी बोलते हैं वो कभी भी जज को नहीं बताई जा सकती. अच्छा, राइट? So that's another solution to take on board. So these are real practical things that you can do. I think बहुत ब्रिलियंट सजेशन है सर. और जो आइडेंटिफिकेशन है, चाहे लीगल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे लेजिस्लेटिव प्रॉब्लम्स हैं जो आपने किया है, और जो कोर्ट्स का प्रॉब्लम है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट लेजिस्लेशन, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया है और बहुत न्यूट्रलिटी से बताया है, विदाउट इमोशंस. तो थोड़ा इंडियन प्रॉब्लम अरिहंत, इमोशन वाला प्रॉब्लम है, बहुत गहरा प्रॉब्लम है. हम लोग ऑब्जेक्टिविटी नहीं करते हैं यार. तो इसलिए लॉयर को बुलाया है. बट इमोशंस वाली चीजें भी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इस केस में. मतलब ऐसी, एक तो लीगल साइड है, बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. क्यों इतने ये चीज़ें, जो मैरिजेस में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, और उसमें बहुत सारा इन लॉज की तरफ से क्या दिक्कत है, प्री मैरिटल आपको क्या क्या करना चाहिए, और उसमें कैसे मैरिज में कैसे एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए. तो उस पर भी मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे डिस्कशंस होने चाहिए अब इस पे. इन द यूएस, इन अ लॉट ऑफ स्टेट्स, अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे पीपल आर गोइंग बैक टू द फैमिली सिस्टम. बिकॉज जो वहां पे वो स्विंग करता रहता है, 30 साल इधर, 30 साल उधर. वो सोसाइटी बड़ी कमाल की है यार. वो अपने आप को ना रीऑर्गेनाइज ऐसे कर देती है. कोई भी आइडिया पकड़ के दे जस्ट रन विद इट. 10 साल में देख लो आप कितना स्विंग कर गए. बिल्कुल बिल्कुल. एकदम लेफ्ट में जाके एकदम राइट में चले गए. बिल्कुल. तो वहां तो बहुत डायनामिज्म. हमारा जो है ना हाथी है ना, थोड़ा थोड़ा रंभाता हुआ चलता है मामला हमारा. बट one of the big things I would recommend is, अगर आपकी लाइफस्टाइल में भी कुछ कटौती आती है उसकी वजह से,
आप वो सह लीजिए, लेकिन फैमिली के बहुत करीब रहिए। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना No, no, समय absolute दिया, pleasure. इतना बिजी रहते हो आप, पर फिर भी आपने इतना समय दिया। No, थैंक no, यू no, सो it was an मच सर। absolute pleasure. I really enjoyed myself. थैंक यू।